Hello children, good morning. I'm going to teach you third chapter of history, rural life and society. In this chapter you will learn about the new land revenue settlement introduced by the British, and also you will learn about the peasants rebellion in different part of India. Let's start. Villages in ancient and medieval India were largely self-sufficient. Most farmers owned the land which they cultivated and paid taxes known as land revenue to the rulers. एंसेंट एंड मैडवेल पीरियड में जो विलेज थे वो आत्मनिर्भर थे। मोस्ट जो फार्मर थे उनके पास अपनी ज़मीनें थी जिस पर वो कल्टीवेशन करते थे और अपने रूलर को टैक्स पेड करते थे, जिन्हें लैंड रेवेन्यू कहा जाता था। द रूलर यूटिलाइज पार्ट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू फॉर इम्प्रूविंग द लैंड एंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स सच एज डिगिंग वेल्स एंड कैनाल्स। और रूलर्स जो थे वो लैंड रेवेन्यू जो उन्हें मिलते थे उसका इस्तेमाल वो वेलफेयर स्कीम के लिए करते थे, जैसे कि कुएं खुदवाना, कैनाल्स बनवाना। ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ क्रॉप फेलियर, कई बार फसल ख़राब हो जाती थी नेचुरल वजह से, चाहे फ्लड हो या ड्रॉट हो, सूखा पड़ जाए, तो जो रूलर होते थे वो किसानों को टैक्स में छूट दे दिया करते थे। दिस इंश्योर देयर वाज ऑलवेज इनफ फूड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फार्मर एंड देयर फैमिलीज। इस तरह से फूड की कभी कमी नहीं होती थी, फार्मर और उनकी फैमिली आराम से सर्वाइव कर जाते थे। राजा भी खुश थे और प्रजा भी खुश थी। तो ये प्रॉब्लम आनी कब स्टार्ट हुई, चेंजेस कब आए? द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, जब अंग्रेज इंडिया आए। द ग्रांट ऑफ दीवानी अलाउ द ब्रिटिश टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, जिसमें कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन इस रीजन से रेवेन्यू कलेक्शन भी वो लोग इस रीजन से करने लग गए। द राइट टू सिविल एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें सिविल और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार भी मिला। अभी हम लोगों ने जाना कि एंसेंट एंड मैडवेल पीरियड में जो रेवेन्यू मिलता था तो जो रूलर थे उनका इस्तेमाल वो वेलफेयर स्कीम के लिए करते थे। द ब्रिटिश हैड नो इंटरेस्ट टू यूटिलाइज द रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन। अंग्रेजों को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इन रेवेन्यू का इस्तेमाल वेलफेयर स्कीम के लिए करें। उनका तो एक ही एम था, ट्रेडिंग ऑपरेशन इन इंडिया एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी चेंजेस इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। अंग्रेजों ने इंडिया में बहुत सारे एग्रीकल्चर में चेंजेस किए। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। तो हम जानेंगे कौन कौन से चेंजेस किए। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंडर में कौन कौन से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम आए? तो थ्री मेन टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम दिया गया है। द फर्स्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है परमानेंट सेटलमेंट। इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वाराणसी एंड सम पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में। क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट? इसमें क्या होता था? तो जो जमींदार होता था, द जमींदार हैड टू पे द ब्रिटिश अ परमानेंटली फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिगार्डलेस ऑफ द एल्ड ऑफ द लैंड। दिस अमाउंट हैड टू बी पेड बाय अ पर्टिकुलर डेट, फेलिंग विच द लैंड कुड बी ट्रांसफर टू समवन एल्स। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेड करता था और एक पार्टिकुलर डेट पर। अगर वो फेल हो जाता था उस डेट पर उस लैंड रेवेन्यू को पेड करने में, तो लैंड किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। नेक्स्ट जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो है रैयत बाड़ी सिस्टम। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट मैथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1820। इट वाज नोन एज रैयत बाड़ी सिस्टम। 1820 में अंग्रेज़ों ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रैयत बाड़ी। रैयतवाड़ी, रैयत मीन्स कल्टिवेटर्स, जो खेती करते हैं, वर द ऑनर ऑफ द लैंड, अपनी ज़मीनों के खुद मालिक थे ये लोग। दे पेड हाफ ऑफ देयर अर्निंग एज टैक्स टू द एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस गेव मोर सिक्योरिटी टू द रैयत। रैयत जो थे वो जो उनको अर्निंग होता था उसका प्रॉफिट का आधा हिस्सा वो एजेंट को देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिससे कि उन्हें सिक्योरिटी भी मिलती थी। As there were no intermediary और जमींदार, the government able to get more revenue। इस सिस्टम के अंदर कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता था, यानी जमींदार नहीं होता था। जो कल्टीवेटर और गवर्नमेंट
का सीधा कनेक्शन होता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। द टैक्स वर रिवाइज्ड एवरी 20 ईयर। रैयतवाड़ी सिस्टम में टैक्स जो है हर 20 साल बाद चेंज होता था। नेक्स्ट है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इन 1833। 1833 में महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। विलेजेस को बोला जाता था महाल, इसीलिए इस सिस्टम का नाम था महलवाड़ी सिस्टम। The village head would collect taxes from all the villagers and hand it over to the tax collector or the लंबरदार। गांव का जो मुखिया होता था वो सभी गांव वालों से टैक्स वसूलता था और वो टैक्स वसूलने के बाद टैक्स कलेक्टर यानी लंबरदार को टैक्स हैंड ओवर कर देता था। द लंबरदार कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम ईच विलेज। हर गांव से लंबरदार टैक्स को वसूलता था। इन दिस सिस्टम टू द टैक्स वॉज फिक्स एंड रिवाइज एट रेगुलर इंटरवल। रैयतवाड़ी सिस्टम की तरह इसमें भी टैक्स फिक्स था और एक रेगुलर समय के बाद ही टैक्स को रिवाइज किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो फर्स्ट है, जो जमींदार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे फार्मर से और एक फ़िक्स अमाउंट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेड करते थे। तो जो जमींदारों की जो इनकम होती थी वो ज़्यादा होती थी। दे एक्सप्लॉइट एंड इन ट्रीटेड दोज हु फेल टू पे द टैक्सेस। जब जमींदार होते थे वो किसानों का शोषण करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे जब वो टैक्स पेड नहीं कर पाते थे। तो कई बार जो जमींदार जो थे वो अपना टैक्स पेड करने में एक पार्टिकुलर डेट पर जब फेल हो जाते थे तो उनकी ज़मींदारी ख़त्म हो जाती थी। फिर इस सिस्टम का सबसे जो डिमेरिट ये था कि जो लैंडलॉर्ड था या जो ज़मींदार था वो सिटी में रहता था, जिससे कि एग्रीकल्चर सफ़र्ड ग्रेटली। जो खेती थी वो काफ़ी प्रभावित होती थी। जो पीसेंट से जो फार्मर थे वो खेती करने के लिए लोकल मनी लैंडर्स या ज़मींदार से जो है बड़े इंटरेस्ट पर जो है पैसा ले लेते थे और वो उस फेल हो जाते थे उस मनी को पेड करने में। तो वो क्या बन जाते थे, बॉन्डेड लेबर, यानी खेती छोड़ करके वो बंधुआ मजदूर बन जाते थे। तो ये थे डीमेरिट परमानेंट सेटलमेंट के। चेंजेस इन एग्रीकल्चरल पॉलिसी अंडर द ब्रिटिश। द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ों की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी इसकी वजह से खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई, स्पेशली इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। द पॉलिसी के क्या रिज़ल्ट निकले। रिज़ल्ट निकला कि प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड को बढ़ावा मिला, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज़म, लैंडलॉर्ड जो थे वो शहरों में निवास करते थे। ऑपरेशन ऑफ पीसेंट्स, जो किसान थे उन्हें काफ़ी उनका शोषण किया जाने लगा, उनको दबाया जाने लगा। एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो खेती थी उसका कमर्शियलाइजेशन किया जाने लगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैसे हुआ। The British began to force Indian farmer to grow commercial or cash crop like cotton, jute and indigo instead of the food crop like the rice and wheat. अंग्रेज जो थे वो इंडियन फार्मर को फोर्स करते थे कि आप चावल और गेहूं की जगह जो है फूड क्रॉप की जगह जो है कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करिए, जैसे कॉटन, जूट और इंडिगो का प्रोडक्शन करिए, क्योंकि द कमर्शियल क्रॉप वर आइदर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ये जो कमर्शियल क्रॉप थे जैसे कॉटन, जूट, इंडिगो, इनका यूज़ जो था ब्रिटिश इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में होता था और वो इन्हें यूरोपियन मार्केट में बेच करके बहुत हाई प्रॉफिट कमाते थे। साथ ही साथ जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इंट्रोड्यूस द प्लांटेशन क्रॉप लाइक द टी, कॉफ़ी एंड रबर। कमर्शियल क्रॉप के साथ साथ उन्होंने प्लांटेशन क्रॉप का भी बढ़ावा दिया। As more and more land was used to cultivate cash crop in place of food crop, और जिसकी जगह पर जो है अधिक से अधिक ज़मीनों पर जो है फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाने लगा, तो रिजल्ट क्या निकला, शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी होने लग गई। बहुत सारी जो फैमिलीज़ आ गई, लोगों का जीवन काफ़ी ख़राब होने लगा। अंग्रेज़ों की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी या जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी, इसने जो पीसेंट्स को, जो किसान थे उनको और गरीब बना दिया, जिसकी वजह से पीसेंट्स ने विद्रोह करना शुरू कर दिया 19th सेंचुरी में। तो इस जो रिवेलियन है, इस जो विद्रोह है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिगो रिवेलियन इन 1859, 1859 का नील विद्रोह।
द इंडिगो रेवेलियन इन 1859 क्या था? इंडिगो इज़ अ ब्राइट ब्लू डाई, एक ब्लू कलर की डाई होती है, प्लांट ग्रोइंग मेनली इन इंडिया, जो कि इंडिया में ही इसको प्रोडक्शन होता था। डाई वॉज स्पेशली पॉपुलर अमंग द यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे, जो कपड़े का व्यापार करते थे व्यापारी, वहाँ पर ये डाई बहुत ही पॉपुलर थी। ब्रिटिश बिगेन टू फोर्स फार्मर टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप। जो ब्रिटिश थे, इस इंडिगो को बेच करके बहुत प्रॉफिट कमाते थे, इसलिए इंडियन फार्मर को फोर्स करते थे कि आप फूड क्रॉप की जगह इंडिगो का प्रोडक्शन करिए। इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड। जो इंडिगो का प्रोडक्शन होता था वो फर्टाइल लैंड पर ही होता था, और जो लैंड स्पेशली रिजर्व होता था राइस प्रोडक्शन के लिए, उसी जगह पर जो है इंडिगो का प्रोडक्शन किया जाता था। इंडिगो जब एक बार प्लांट कर दिया जाता था तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, और उस पर दूसरी फसल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। इसी वजह से फार्मर जो थे वो परेशान थे, और फार्मर कई बार इंडिगो या कल्टीवेशन करने के लिए इसका वो लोन ले लेते थे, या ब्रिटिश भी उन्हें लोन देते थे भाई बहुत हाई रेट पर। तो इससे जो था वो बाउंड हो जाते थे इसका कल्टीवेशन करने के लिए। तो अंग्रेज़ों से जो इंडिगो प्लांटेन पीसेंट्स थे कल्टीवेट करने वाले, वो काफ़ी परेशान थे। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया 1859 में। द पीसेंट रिफ्यूज़ टू कल्टीवेट इंडिगो। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे। अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज़ एंड ब्रिटिश हाउसेज ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स। जो ब्रिटिश थे उनके हाउस पर और उनकी फैक्ट्री पर उन्होंने धावा बोल दिया। द ब्रिटिश यूज़ द पुलिस एंड आर्मी टू सप्रेस द रिवोल्ट। अंग्रेज़ों ने जो है पुलिस और आर्मी यूज़ करके इस विद्रोह को दबाया। एंड इंडिगो कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1860। 1860 में ठीक एक साल बाद जो है इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया गया। एंड उसमें क्या, इस इंडिगो कमीशन में क्या हुआ, आफ्टर स्टार्टिंग द कंडीशन ऑफ द पीसेंट्स इट्स रूल दैट द पीसेंट्स कुड नॉट बी फोर्स टू ग्रो इंडिगो। तो इस कमीशन ने ये ऑर्डर दिया कि अब जो है किसानों को, पीसेंट्स को अब फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। तो ये था इंडिगो रेवेलियन, नील विद्रोह जिसे बोला जाता है। दीनबंधु मित्रा ने एक नॉवेल लिखा, नील दर्पण, जिसको वर्कर्स ने काफ़ी पसंद किया था। इट ग्रेटनेस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। वर्कर्स ने इस नील दर्पण जो नाटक था इसको काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस नाटक को बैन कर दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल फ्लरिश इन प्री ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में जो खेती थी काफ़ी अच्छी थी। इंडियन जो फार्मर थे वो काफ़ी इनोवेशन करते थे, जैसे कि ड्रिल हस्बेंड्री, पर्सियन व्हील, ये सब यूज़ करते थे। काफ़ी अच्छे ढंग से अच्छी टेक्निक यूज़ करके वो इंडियन फार्मर अपनी खेती किया करते थे। व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर दे इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। जब अंग्रेज़ों ने इंडियन एग्रीकल्चर को अपने हाथों में लिया तो उन्होंने अपने ढंग से मॉडर्न सिस्टम लागू किया। आफ्टर एनेक्सेशन द पंजाब एग्री हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी वॉज सेटअप इन 1851। 1848 और 49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद जो है पंजाब को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया। उसके बाद जो है पंजाब में अपने ढंग से वो लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड करवाने लग गए। तो 1851 में एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी सेटअप की गई। किस लिए सेटअप की गई थी? कि इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन पंजाब, यानी पंजाब में खेती को इम्प्रूव करने के लिए। पंजाब एग्रीकल्चरल कॉलेज वॉज ऑल्सो स्टेब्लिश एट द लॉयलपुर इन 1909। इसकी स्थापना भी हुई, पंजाब एग्रीकल्चर कॉलेज की भी। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? टीचिंग फार्मर टेक्निक ऑफ बेटर क्रॉप रोटेशन, यूज़ ऑफ मैन्यूर एंड कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज़। तो किसानों को सिखाना नए तरीके खेती के, कैसे मैन्यूर का खाद का इस्तेमाल करना है, और कैसे जो क्रॉप डिजीज़ है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसीलिए जो है एग्रीकल्चर कॉलेज को फाउंडेड किया गया था। तो ब्रिटिश स्टार्टेड अ मैसिव इरिगेशन स्कीम इन रीजन। अंग्रेज़ों ने बड़ी इरिगेशन स्कीम भी इस रीजन में, पंजाब रीजन में बनाई। दे कंस्ट्रक्टेड द वेस्टर्न यमुना अपर वैरी दोआब
सरहिंद कैनाल सिस्टम अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बनाया, फाउंडेड किया 19th सेंचुरी में, जिसकी वजह से फसल जो है उसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ने लगा। द ब्रिटिश बिल्ट एक्सटेंसिव रेल एंड रोड नेटवर्क इन दिस रीजन। अंग्रेज़ों ने जो है रेल और रोड नेटवर्क को भी काफ़ी बढ़ावा दिया इस रीजन में, पंजाब रीजन में। क्यों बढ़ावा दिया? इट पॉसिबल फॉर द फार्मर टू रीच वाइडर डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट, ताकि जो फार्मर हैं वो अपनी फसल को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकें अपने प्रोडक्शन को। द ब्रिटिश इनकरेज फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक कॉटन एंड शुगर केन। यहाँ पर भी पंजाब में भी किसानों को इनकरेज करते थे ब्रिटिश कि आप लोग कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करिए, जैसे कॉटन का और शुगर कैन का, गन्ने का। इसका क्या रिजल्ट निकला? क्रॉप प्रोडक्शन इन पंजाब रीजन इंक्रीज ग्रेटली, जिसकी वजह से एक तो इरिगेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल होने लग गई, रोड और रेलवे नेटवर्क भी यहाँ अवेलेबल होने लगा, तो प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो इस रीजन में जो है प्रोडक्शन बढ़ा, और ये रीज़न आज भी जो है फसल प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है। थैंक यू चिल्ड्रन।